सभी का डायलॉग मंच मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं तेजपाल सिंह ध्रुव जी। तेजपाल जी को इस बार जो भी CGPSC 2020 का परिणाम आया है उसमें तेजपाल जी को डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। तो तेजपाल जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तेजपाल जी, आज जो हमने प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम पूरा का पूरा हमारा जो रहेगा आज, ये पूरा जो प्री का सिलेबस है, तो प्री के सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक बार प्री के सिलेबस के बारे में, जो बच्चे हालांकि जानते सभी हैं, सबको पता ही है प्री का सिलेबस क्या है, लेकिन एक बार एक नजर थोड़ा सा प्री का सिलेबस में कि क्वेश्चन का एरिया कहाँ पर रहेगा। तो तेजपाल जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे प्री का हम जानते हैं 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का और एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का। जनरल स्टडीज के अलावा जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात करते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास में 7 टॉपिक हमारे पास में होते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है, इसके अलावा आपका लैंग्वेज का है, और साथ में आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी इसमें जोड़ा गया है। साथ ही फिर आपका जनरल स्टडीज की हम बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज के 2 पार्ट हैं। एक तो आपका जो पूरा ओवरऑल हम इंडिया का भी कह सकते हैं, पूरा जनरल स्टडीज के 8 टॉपिक इसके अंदर हैं, और फिर आपका छत्तीसगढ़ के जीके के ऊपर है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस का जो एरिया रहेगा, वो यही एरिया हमने फोकस किया है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, बच्चों का प्रश्न था, हाँ, तो बच्चों का प्रश्न ये था कि जैसे हम बात करें साइंस के अंदर, तो साइंस में जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो क्वेश्चन का एरिया केमिस्ट्री से कम आता है, फिजिक्स से एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, क्वेश्चन ज्यादा आएगा कहाँ से, बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में अगर हम पार्ट करें तो बॉटनी और जूलॉजी, ये 2 पोर्शन हो जाते हैं, तो क्वेश्चन आएगा जूलॉजी से ज्यादा। और जूलॉजी में क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से रहेगा, जूलॉजी में रहेगा तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो लाइक और सही है कि आज पूरा ये सब बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा ये पूरा बताइएगा, तेजपाल सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि पूरा अच्छे से हमको बताएं कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकता है, किसको कैसे पढ़ा जाए, उसका क्या मेथड होना चाहिए, तो वो पूरा डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न मैं इनवाइट करता हूँ करण दुबे। करण दुबे जी, आप पहला प्रश्न कर सकते हैं तेजपाल सर से। यस सर। आप सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि पॉलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा है इसमें, तो पॉलिटी के लिए कौन सा कंटेंट को पढ़ना चाहिए? जी, पॉलिटी, ओके, आप पॉलिटी के लिए आप बुक कौन सी यूज करते हैं? अभी तो लक्ष्मीकांत है मेरे पास, और बस। जी, ओके। पॉलिटी के किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है मूलतः? नहीं है कि उसमें उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, तो उसमें क्या चीज छोड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज छोड़े ये जानना चाह रहे हैं आप कि ऐसा? हाँ। ओके, देखिए, अगर आप लगभग पिछले 5-6 सालों के पेपर को अगर उठाकर देखें, 2015 से लेकर 2020 तक के प्रीलिम्स के पेपर को, तो पॉलिटी के सेक्शन में मूलतः जो फोकस करता है सीजीपीएससी का जो प्री एग्जाम है, वो मूलतः फोकस करता है पॉलिटी के सेक्शन में। राष्ट्रपति वाला सेक्शन, मतलब वो जो पार्ट 5 वाला सेक्शन है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, ये इस सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। तो आप इस सेक्शन को तो अच्छे से पढ़िए। दूसरा उसका फोकस रहता है जुडिशरी वाले सेक्शन पे, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो आप देखेंगे पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चंस के पैटर्न है, उसमें उसने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पूछा था 2017 के एग्जाम में। तो उस सेक्शन को भी आप अच्छे से करिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये जो सेक्शन है इसको भी आप अच्छे से करिए। साथ ही साथ जो स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे आपातोपबंध है, संविधान का संशोधन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये जो पार्ट है क्वेश्चन के, आप इसको डेफिनेटली करिएगा, मतलब इसको श्योरली ये करना। ऐसे पार्ट जिसको छोड़ा जा सकता है वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आमतौर पर उससे क्वेश्चन उठते नहीं है। दूसरा पार्ट होता है केंद्र राज्य संबंध, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आमतौर पर लगभग मेंस का सिलेबस है, तो इसमें प्री के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। तीसरा जो नागरिकता वाला सेक्शन है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अभी तक तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, अभी तक जितने 5-6 सालों के पैटर्न में पूछा नहीं गया है, और ये हमारे सिलेबस में मेंस में है भी नहीं नागरिकता, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं इस सेक्शन को।
बाकी जो पार्ट 5 का सेक्शन है, राज्यों का सेक्शन है पार्ट 6 वाला, ये आप अच्छे से करिए। मौलिक अधिकार को अच्छे से करिए, मूल कर्तव्य अच्छे से करिए, नीति तत्व अच्छे से करिए, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, ये सारी चीजों को अच्छे से करिए। इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके सर, एक और मेंस का मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि भूगोल है, ठीक है। करण जी आज क्वेश्चन केवल, करण दुबे जी आज क्वेश्चन केवल प्री पे हम लोग रखते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा हमारा टॉपिक गाइड वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको दोबारा ले लेंगे, समय बचेगा, लास्ट में आपका प्रश्न ले लेंगे, है ना। आप नेक्स्ट कौन पूछना चाहेगा अपने प्रश्न को? पूछिए पूछिए। पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। विकास बोलिए बोलिए। विकास जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए विकास। विकास जी सर जी सर सर मेरे को पूछना था कि सर अर्थशास्त्र का मेरे को मेंस में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए सर, ये पूछना था। मेंस में एक्चुअली में विकास जी अभी जो सेशन अभी हम लोग ये चल रहा है ये प्रीलिम्स का है, तो अच्छा जी सर अभी आप प्रीलिम्स करें तो ज्यादा बेस्ट है। जी सर सर प्रीलिम्स का ही बता दीजिए ना सर, कि मतलब अर्थशास्त्र में कैसे तैयार करें सर, मतलब क्या क्या पढ़े ये समझ नहीं आता सर अर्थशास्त्र में जी। अगर सीजीपीएससी के आप पैटर्न को देखें, है ना, पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अर्थशास्त्र वाला जो सेक्शन है इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे 2018 के प्री में उसने पूछा था लॉफर कर्व के बारे में, सॉरी लॉरेंज कर्व के बारे में। तो आप प्री के लिए जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है इसको आप अपने मेंस के इकोनॉमिक सेक्शन से जोड़ के देखिए। जो मेंस में इंडियन इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये सब चीजें, तो जो मेंस के सिलेबस में इकोनॉमिक्स का सेक्शन दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हुए, उसके पूरे बेसिक को पढ़ते हुए, उसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ते हुए उसको प्री के लिए तैयार करिए, क्योंकि लगभग वो प्री में भी पूछने के चांसेस उसके बनते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स का जो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है जिसमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है, उसमें आप गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे उसके डाटा को पढ़ सकते हैं। कई बार हम उसमें ये देखते हैं, अगर जो मुझे सुन पा रहे हैं वो आप सब सुन लीजिए, कि हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए हम ऐसा टेक्निक, अपने खुद की टेक्निक अपनानी चाहिए जिसमें हमें ये समझ में आए कि एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा होता है, उसको पढ़ने में कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें क्या पढ़े क्या छोड़ा जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे के सेक्शन में मूलतः हमको फोकस करना है, जैसे कोई भी इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक है, जैसे कृषि का टॉपिक हो गया, वन का टॉपिक हो गया, खनिज का टॉपिक हो गया, आप देखेंगे उसके सबसे पहले पहले पेज में समरी रहती है उसकी मेन समरी की क्या क्या है, जो समरी कुछ 8-10 पॉइंट रहते हैं, तो उन पॉइंट को आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोटे मोटे तौर पर ये कहना क्या चाह रहा है, किस किस डाटा की बात कर, तो आप उस चीज को पढ़ लें तो ये प्री में हेल्प करेगा बहुत आपको। थैंक यू सर। नवीन जी। यस सर। सर मैं फ्रेशर हूँ सर, अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया हूँ सर। नवीन जी पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा। नवीन जी वीडियो ऑन कीजिए पहले अपने आप। जी पूछिए। जी पूछिए। सर मैं फ्रेशर हूँ सर, जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ सर, तो प्री की तैयारी कर रहा हूँ सर, अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो सर क्या क्या गलतियां ना करूँ तो जल्दी मतलब इस बार मेरा प्री निकल जाए सर, और कौन बुक लिस्ट थोड़ा बता दो तो अच्छा रहता सर। ठीक है, आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट जाननी है, किस किस सब्जेक्ट के लिए? सर प्री के लिए, सर प्री के लिए मतलब मैं कौन सा पढ़ूं, तो सर अभी मेरे को बस प्री निकालना सर, मेरा मेन वो है पी है सर, प्री है। मैं इसके बारे में सीजीपीएससी में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, मैं जस्ट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा जी समझ गया नवीन। आपको बुक लिस्ट मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट की जानी है, मतलब ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपको चाहिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक अच्छे बुक की जरूरत है? सर सभी सब्जेक्ट के लिए सर, मैं अब मेरा जीरो नॉलेज सर इस सीजीपीएससी के लिए, तो मेरे को पता ही नहीं सर किसी बुक लिस्ट। कोई ना चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग जो अगर बुक यूज करते हैं आप, तो हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक बेसिक बुक उठा लीजिए। बेसिक बुक कहने जाए तो देखिए आमतौर पर हम अभी तो हमारे पास फ्री के लिए टाइम कम बचा है, तो अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है और अभी आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे।
है क्या? और वो उसको मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे तो अदर सब्जेक्ट छूट जाएंगे आपको, और आपको तैयारी पूरी करनी है। तो जैसे हिस्ट्री के लिए अगर हम आए, हिस्ट्री के लिए आप वन लाइनर फैक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, कंसाइल बुक कोई भी दृष्टि पब्लिकेशन की यूज कर सकते हैं, महेश बर्णवाल की यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप यूज करते हैं। साथ ही साथ आप याद रखना नवीन, अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप उन सब्जेक्ट पर फोकस करिए जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है प्री में। जैसे प्री में हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, तीनों हिस्ट्री का, एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, ठीक है। तो एंशियंट के लिए मैंने आपको बताया कि आप दृष्टि की भी यूज कर सकते हैं, बर्णवाल की बुक यूज कर सकते हैं, है ना। मॉडर्न के लिए अभी आप उसी में ही, मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक यूज करिएगा, और उसमें जो जो सेक्शन है छांट के, सारे सेक्शन अभी मत पढ़िएगा। आप क्या करिएगा, पिछले जो समय के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लीजिएगा, साथ ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट खरीद दीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, है ना। या आप किसी भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी करते रहिएगा लगातार, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर आप टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा बना रहेगा लगातार, कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सभी सब्जेक्ट में ये तरीका काम आता है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े चाहे पॉलिटी पढ़े, ठीक है। पॉलिटी के लिए जो आप बेसिक बुक है लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो, उसमें आपके शब्दों की पकड़ भी अच्छी बनेगी, बढ़ेगा आपका जो बेसिक स्टैंड मजबूत होगा। साथ ही आप परीक्षा वाड़ी की बुक यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो भी अच्छी बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी है, और दृष्टि की भी बुक अच्छी है। और साथ ही मैं तो कहता हूँ कि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप बिल्कुल टेक्नोमेनिया बनिए, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबिलिटी, हमारे पास गूगल है, हमारे पास, आप सिलेबस डालिए, उसमें बहुत 15 लोग समझाने वाले मिल जाते हैं। तो आप जो आपको इजी लगता है वो आप अगर फॉलो करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बना के पढ़नी है। सर वो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहा था सर, उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसलिए अभी छोड़ दिया सर। तो सीजीपीएससी में हिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी सही रहेगा सर उसके लिए, कि टाइम लेगा? देखिए एनसीईआरटी सही या गलत ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते वो सही या गलत है। एनसीईआरटी एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने स्कूल में जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे तो हमें प्रारंभिक तौर पर नॉलेज मिलता था, हम जानते थे किसी चीज को। हाँ, एनसीईआरटी आपको बेसिक नॉलेज ही देता है, वो ये नहीं कहता कि मैं आपका एग्जाम निकाल दूंगा या मैं आपका एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ऐसे एनसीईआरटी कभी नहीं कहता। ये हम तैयारी करने वालों के पीछे, हमेशा भ्रांति रहती है कि एनसीईआरटी हमको एग्जाम निकाल के देता है। नहीं, एनसीईआरटी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ अब देखिए, वो एनसीईआरटी क्या है, गवर्नमेंट की बुक है, गवर्नमेंट के बहुत सारी टीम मिलकर उसको निकालती है, तो उसके जो शब्द सिलेक्शन है ना, वो आपको मेंस में काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप जो चालू हिंदी, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो आप चालू हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे। आप जो बुक की हिंदी है, जिसको हम कहते हैं साहित्यिक हिंदी, या हम कहते हैं एक जो स्टैंडर्ड पैमाना हिंदी का, आप वैसे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आपकी वोकैबुलरी क्षमता बढ़ेगी उसको पढ़ने से एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। सर एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए सर, कौन कौन से क्लास का पढ़ना चाहिए? देखिए एनसीईआरटी के लिए तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो 9th to 12th पढ़िए, वो बेस्ट है, 9 to 12th। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो 11th और 12th की पढ़िए, ज्योग्राफी दोनों। इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़िएगा, उसमें एनसीईआरटी की। और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत और जो परीक्षा यूज करेंगे वही बेस्ट है ना। उसके लिए आप एनसीईआरटी की कोई यूज मत करिएगा, वो मतलब नॉर्मल है। उसके लिए आपने हिस्ट्री वाले सेक्शन को उठाया, वही बहुत है आपके लिए, वो काफी अच्छा भी होगा। सर वो छत्तीसगढ़ के सर हरिराम पटेल सर का बुक लिया था सर, वो कवर हो जाएगा ना सर छत्तीसगढ़? अब देखिए, वो कवर करना तो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप कितने देर तक उसको कवर करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, क्या पढ़ते हैं ना। एग्जाम के वो से पूछ रहा हूँ सर, एग्जाम के वो से कि मतलब उससे अच्छा कवर हो जाएगा ना छत्तीसगढ़ का? अब देखिए, मैं ना किसी एक बुक पे तो ऐसा बात नहीं कर सकता कि बुक करते हैं कि वो स्टूडेंट को ओरिएंट करके ही करता है, मतलब वो हमेशा ये चाहता है कि छात्र का भला हो, कोई भी बुक पब्लिश करता है ना। तो आप अगर बुक यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़, देखिए एक बड़ा सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ पीएचसी में, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट की बुक यूज करने के साथ साथ ऐसे पब्लिकेशन की बुक भी यूज कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। जैसे जो पब्लिकेशंस की बुक होती है वो वन लाइनर फैक्ट बुक होती है, उसमें मतलब फैक्ट दिए हुए होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की बुक में जो मेंशंस रहते हैं वो विथ प्रूफ मेंशन रहते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा वो अच्छे तरीके से समझाया रहता है, तो ऐसा रहता है। आप दोनों बुक को पैरेलली पढ़िए, छत्तीसगढ़ को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका जो स्कोर है वो ज्यादा है आपके हर एग्जाम में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, दोनों में। ओके सर, थैंक यू सर। अपना माइक ऑन कीजिएगा, पहले जहाँ पे फोन नीचे है आपका, फोन के नीचे को माइक पे क्लिक कीजिए, माइक ऑन कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर मैं मेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता सर कि बुक कौन कौन से लूं और कैसे बनाऊं नोट्स। एक्चुअल में भागीरथी जी अभी जो सेशन चला रहे हैं ये वो प्री के ओरिएंटेड में है। मेंस का भी चालू होगा एक आध दो हफ्ते में, तो उसमें आप ना डेफिनेटली पूछेगा, उसमें पूरे मेंस पे ही बात होगी हमारी, है ना। अगर आपको प्री से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नहीं सर, प्री तो ठीक है सर, निकल जाता है मेरा, लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मेंस भी जब मेंस पर डिस्कशन होगा। ये जो सेशन है केवल प्री पर है ना। मेंस के लिए अलग से होगा, आप वॉच करते रहिएगा, तो मेंस का जैसे ही आएगा तो आप मेंस का ज्वाइन कीजिएगा। एक ये जो ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। वीवो वाई जो इनका है वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। और मुझे हाँ मतलब ना प्री के लिए स्टार्टिंग स्टडी कैसे किए, मतलब ना मुझे ना 2 साल हो गए लेकिन से ना हैंडल नहीं कर। हाँ ओके, आपको परेशानी कहाँ आ रही है? आपने एनालिसिस किया? बता दीजिए ना सर। आपको दिक्कत किस में आ रही है? प्री आपका जो क्लियर नहीं हो रहा है इन 2 सालों में, आपको दिक्कत किस में आ रही है? जैसे एग्जाम दिलाने तो जाता हूँ, लेकिन 40-50 क्वेश्चन सही वाला जो होता। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही, बोलिए। 30-40 क्वेश्चन जो 30-40 क्वेश्चन तो सही सही, लेकिन उसके बाद ना डिफाइन नहीं कर वो करना है। आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए तो आपकी आवाज ठीक आ जाएगी। अपना कैमरा बंद कर लीजिए तो आपकी आवाज ठीक आ जाएगी। कैमरा बंद कर लीजिए अपना, फोन का कैमरा बंद कर लीजिए। या आप एक काम कीजिए, चैट में लिख दीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप चैट में क्वेश्चन लिख दीजिए अपना। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। अब भी ब्रेक कर रही है आपकी वॉइस। आप चैट में क्वेश्चन लिख दीजिए अपना, पूछ लिया जाएगा। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल से आप प्री दे रहे हैं, आपका प्री नहीं हो रहा है, केवल 40-50 क्वेश्चन ही आप कर पाते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी सर, जी सर। जी तेजपाल जी, प्रश्न यही है इनका। ये 40 से ऊपर स्कोर नहीं जा पा रहा है 2 बार प्री देने से। जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी जो गलतियां हैं, जो 40-50 क्वेश्चन भी बच जा पा रहे हैं, तो आपका ये मतलब है कि 40-50 क्वेश्चन आपसे बन रहा है, मतलब वो वाला पार्ट तो आपका स्ट्रांग है। आप पॉजिटिव ये रहिए कि आपका वो वाला पार्ट स्ट्रांग है। अब आपको एनालिसिस उसमें करना है कि जिस सेक्शन में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वैसे कौन सा सेक्शन है। मतलब हो सकता है वो करंट अफेयर का सेक्शन हो सकता है वो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री का पार्ट हो। तो अगर आप मुझे वो बता पाए कि किस सेक्शन में आपकी गलती हो रही है, तो शायद मैं इसका हल बता पाऊं आपको। हाँ सर, सीजी तो कवर हो जा रहा है, सीजी का, सीजीजीएस और करंट अफेयर भी, लेकिन नेशनल का जैसा नेशनल वाले थोड़ा दिक्कत जा रहा है। तो देखिए नेशनल के करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत है, और किसमें दिक्कत है आपको? नेशनल का जैसे अर्थशास्त्र में तो मतलब थोड़ा सा हार्ड ही लगता है सर। अर्थशास्त्र है और अच्छा, इकोनॉमी भी आपको थोड़ा हार्ड लगता है? हाँ जी सर। नहीं, लेकिन समाजशास्त्र तो प्री के एग्जाम में समाजशास्त्र तो है ही नहीं, है ना? दर्शन शास्त्र। अच्छा, दर्शन शास्त्र थोड़ा हार्ड लगता है आपको। ओके, और हिस्ट्री नहीं जियोग्राफी होगा। अच्छा, जियोग्राफी हार्ड लगता है, ठीक। मतलब अगर हम ये देखें कि 3-4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका पार्ट थोड़ा वीक है, जिसमें आपके सेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना? जैसे जियोग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, और इंडिया का जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर वो हो गया, और दर्शन शास्त्र हो गया, है ना? मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपके थोड़े वीक हो रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ज्योग्राफी पे। अब आप सोचेंगे कि ज्योग्राफी में प्री के क्वेश्चन कैसे आए कि मेरे ज्योग्राफी क्वेश्चन बन जाए, है ना? इसका एक सरल तरीका है। देखिए, जो मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस है हमारे पास, है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस में, आपको उसको पूरा पढ़ना है, ठीक है? आप बुक कोई भी यूज करिए, चाहे आप परियार की बुक यूज कीजिए, चाहे बर्नवाल की बुक यूज कीजिए, चाहे आप दृष्टि की बुक यूज कीजिए, चाहे आप गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, है ना? ठीक है, वो तो आपको तरीका खोजना है कि आप किससे पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन
जो मेंस का सिलेबस है आपके पास, जिसमें मेंस के सिलेबस में ज्योग्राफी के जो जो पार्ट दिए हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आप उसको पढ़ेंगे और आप फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए उन्हीं पैटर्न से, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, एक एग्जांपल है, आपने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें आपने गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां, इनके बारे में पढ़ा। अब इनके आप क्वेश्चन डील करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बुकलेट खरीद सकते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं, आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है कि नहीं, पहला। दूसरा, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने सही पढ़ा था कि नहीं, मतलब क्वेश्चन मुझसे डील हो रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो आप पढ़ने के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए, तो देखेंगे आप कि आपका जो पार्ट है जो एग्जाम में गलत हो रहा है ना, वो सही होना लग जाएगा, आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो निरंतर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते पढ़ते। इंडियन इकोनॉमी में भी सामने आप ऐसे करिएगा, जो मेंस के इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आप उसको पढ़िए, साथ ही आप प्री के क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग तो रहेगा और साथ में आपको जो क्वेश्चन लगाने की कैपेसिटी है, मतलब आपको जो इरेज करने का टेक्निक होता है, आमतौर पर जो कंपटीशन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, हम उसको इरेज पैटर्न से हल करते हैं। इरेज पैटर्न मतलब हटाने वाला पैटर्न। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर क्वेश्चन पूछता है इंडियन इकोनॉमी में कि प्रति व्यक्ति आय पर निर्भरता किसकी होती है, जनसंख्या की, उत्पादकता की, ऐसा करके है, तो आप देखेंगे कि हाँ, इसमें जनसंख्या की निर्भरता तो है, क्योंकि जनसंख्या से ही निकाला जा सकता है इसको, है ना। तो ऐसा, हाँ, इसमें कुछ और जैसे ऑप्शन दे दिया, जैसे लिख दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं की, तो घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जब जनसंख्या है तो ऑब्वियसली घरेलू उपभोक्ताओं की बात कर दिया है वो, ठीक है। तो ऐसे इरेज पैटर्न से आप हल करेंगे ना, हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, व्यापम हो, इरेज पैटर्न से, मतलब हटाने वाले इस टेक्निक से अगर आप हल करेंगे ना, तो क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बढ़ जाएगी सही होने की, ठीक है, ठीक है। और कुछ दिक्कत? नहीं सर, वो सर थोड़ा एनसीईआरटी और सीजी दोनों में कहता है कि कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, किसको पढ़े क्या करे, एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड में सर। ओके, एनसीईआरटी सीजी बोर्ड में देखिए, दोनों लगभग मतलब 80 से 90% सेम है, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड में। बट एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड पैमाना है जो इंडिया में मान्य है, भारत में मान्य है ना। जो भी सीबीएसई बोर्ड होते हैं, जो भी बोर्ड होते हैं, वो उसी को फॉलो करते थे। एनसीईआरटी एक पैमाना है, एससीईआरटी मतलब जो राज्य बोर्ड है वो राज्य मान्य है, ठीक है। अगर आप नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा ये होता है कि हमारे पास में जो हमारा बेस होता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग, जो नींव होती है ना हमारी पढ़ने की किसी भी सब्जेक्ट को, वो स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, उससे हमको हम जैसे हम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, अगर हम हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे हमारी ना शब्दों की जो शब्द चयन है, शब्द चयन करने की क्षमता वो बढ़ती है, आपका वोकैबुलरी नॉलेज बढ़ता है एनसीईआरटी पढ़ने से, ठीक है। एनसीईआरटी किसी एग्जाम को ना क्रैक करने का मापदंड बिल्कुल नहीं है। आप ये मत समझिए कि एनसीईआरटी पढ़ा और मैंने क्रैक कर दिया, नहीं है। एनसीईआरटी एक उत्तर निर्माण में एक अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है। एक बांधने की क्षमता रखता है, शब्द चयन करने की, उसमें शब्द चयन करने की हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास रास्ते हैं कि हम उसमें बहुत सारे शब्द चयन करके लिख सकते हैं आंसर। तो एनसीईआरटी एक्चुअली ये हेल्प करता है। जी सर, जी सर। नवीन जी, आप प्रश्न कीजिए अपना, कुछ नोट। आप नेक्स्ट बार पूछ लीजिएगा प्रश्न अगला। आप नवीन, आप पूछिए। यस सर। वीडियो ऑन कीजिएगा अपना। सर बोलिए नवीन, बोलिए। जी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूछ रहे सर, यूट्यूब में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा से है जहाँ से मतलब पढ़ाई हो सके हमारी? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही है कोई गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वही लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं जो खुद तैयारी किए रहते हैं अपने टाइम में, मतलब जो तैयारी की है, जिन्होंने पढ़ा है, वो वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं। तो आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर रहे हैं, अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, है ना, आप अनअकैडमी फॉलो कर रहे हैं, आप स्टडी IQ फॉलो कर रहे हैं, आप जीएस मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं, विजन फॉलो कर रहे हैं, ध्येय फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, लगभग सब में वही कंटेंट है जो बुक में कंटेंट है, क्योंकि बुक से बाहर कोई पूछता नहीं है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा ये है, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम आपको सेव करना है पढ़ने के लिए, तो आपने क्या किया, यूज कर लिया वहां से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको टाइम सेविंग देता है, वो आपके टाइम को यूटिलाइज करने का मौका देता है ना। तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलत या सही नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कई लोग इसको फॉलो करते वही सही है। आपको अपना स्टैंडर्ड खुद देखना है कि मैं
मेरी जो क्रिएटिविटी है क्या मैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सही यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। फिर आप चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, ठीक है, वहां पढ़ाएंगे आपको खुद में समझ में आ जाएगा, आपको जो इजी लगता है, आपको जो समझ में आता है कि मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये टॉपिक मुझे समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो करिए, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। यस सर, इंटरेस्ट बढ़ाने सर, अभी नया प्रेशर है तो सर इंटरेस्ट नहीं जा रहा सर पढ़ने में, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो अच्छे से हमारा इंटरेस्ट बढ़े और पढ़ाई में हेल्प होगा? पीएससी का हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ने के साथ साथ उसको जीना सीखिए। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना, अब आपने पढ़ा ज्योग्राफी, मानसून पढ़ा, ठीक है, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, छत्तीसगढ़ के जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उससे जोड़िए अपनी ज्योग्राफी को। अरे मेरे गांव में मतलब ऐसी वर्षा होती है, यहाँ से वर्षा आती है, अच्छा मेरे गांव की मिट्टी ऐसी है, मतलब यहाँ ऐसे फसल होते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा अरे मेरे गांव के पास का ये आदमी यार इस आंदोलन में भाग लिया था, तो ऐसे आप रिलेट करिएगा ना, ऐसे आप खुद से क्रिएटिविटी लाइएगा, खुद से जोड़ के पढ़िएगा अपने आप से, अपने आसपास के सराउंडिंग से, किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा, आज एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप संसद पढ़ रहे हैं, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि संसद में अभी जो एमपी लेड है, संसद स्थानीय निधि, उसको मंजूरी मिल गई, तो इससे समझ में आ जाएगा अरे मैंने तो उसके बारे में यहाँ पढ़ा था, फिर आप एक बार अपने नोट्स में जाके देख लिया कि ये क्या होता है। तो ऐसे आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्ट इसमें, देखिए इसमें इंटरेस्ट बनाने की बात ही नहीं, क्योंकि ये एग्जाम इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम है, आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद में फील होगा कि आई विल बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं खुद बन जाऊंगा, मतलब अपने आप में ये महसूस होगा, है ना। तो ये एग्जाम में आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंटरेस्टिंग बना देगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। विकास, अब आप हमें प्रश्न कीजिएगा, अब 2 मिनट रहते हैं सेशन के। हेलो सर। जी विकास बोलिए। ऑडियो ऑन कीजिए, वीडियो सर वीडियो ऑन कीजिए पहले। सर मैं अंधेरे में हूँ सर, अंधेरे में हूँ, इस साइड आया हूँ अभी, इसलिए बाहर साइड हूँ सर, करके नहीं किया। हाँ सर, सर जैसे कि मैं किसी कोचिंग से मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ सर अभी, मैं क्या होता है कि मतलब जैसे वो आज पढ़ाए मेरे को, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक उसका पढूं कि नहीं पढूं, आके वापस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मतलब स्टैंडर्ड बुक साथ में पढ़े कि ये कंफ्यूजन है सर, कि मतलब नोट्स तो पढ़ ही रहे अपन साथ में, पर अपन को क्या है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़े कि नहीं पढ़े, ये मेरे को कंफ्यूजन है सर। नहीं, देखिए स्टैंडर्ड बुक मतलब आप स्टैंडर्ड बुक किसको मानते हैं, मतलब आपके जैसे आपको जहां भी पढ़ते हैं आप, आपको क्या बताया गया कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है? नहीं सर, उन लोग कभी ऐसा नहीं बोले कि मतलब उन लोग बता दिए कि सबको पता है सर कि कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मेरे को भी पता है कि कौन सा पढ़ना चाहिए अधिकतर, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कोचिंग में मेरे को पढ़ा है और उसको मैं मतलब घर में आके स्टैंडर्ड बुक से मतलब थोड़ा वो करूँ कि रीचेक टाइप से करूँ, या मतलब और थोड़ा डीप पढ़ूं कि नहीं, ये मेरे को पूछना है सर। नहीं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, आप जो प्रोस्पेक्टिव पे बात कर रहे हैं ना कि मैं कोचिंग से पढ़ा फिर आया, मैंने स्टैंडर्ड फॉलो किया, ठीक है, ये आप ये आपको ना, ये आपको क्या देगा, मतलब ये कैसे हेल्प करेगा मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए आपने कोचिंग से पढ़ा, कोचिंग से आप आए, आपने अपने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके उसमें कुछ पॉइंट ऐड किए, तो 2 चीजें होंगी। पहला, ये आपकी लेबोरियस एक्टिविटी को बताता है, मतलब आप कितने मेहनती हैं इस चीज को बताता है, तो ये आपको ना मेंस में बहुत हेल्प करेगा, पहला। दूसरा चीज, ये आपको हेल्प करेगा कि जैसे जो भी आपने कोचिंग के आप नोट्स में जो जिस पॉइंट तक आपने मेंशन किया था, या जहां तक आपके टीचर ने आपको मेंशन कराया पॉइंट, उसके बाद आपने उसमें अपने बुक से, अपने उस स्टैंडर्ड बुक से और पॉइंट ऐड किए, तो इससे फायदा क्या होगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहेंगे हमेशा। तो आप यूज करिए, है ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे ना, उतना आपके सक्सेस होने के चांसेस, उतना आपके पोस्ट गेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बुक यूज करिए। यस सर, क्या है मतलब 1 साल अभी बचा है मेरा, मतलब तैयारी मेरे को 2023 में देना है सर एग्जाम, तो मैं सोचा कि स्टैंडर्ड बुक साथ साथ अगर पढ़ें कि नहीं, मतलब इसी का सवाल नहीं समझ आ रहा था सर कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ये समझ नहीं आ रहा था। नहीं, डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि देखिए आप पढ़ेंगे साथ ही साथ उसको पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो मतलब ये है कि आप मेहनती हैं, ये शो होगा, है ना। और ये जो क्वालिटी है, ये आपको ना एग्जाम निकालने में काम नहीं आएगी, कल के दिन अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो भी वहां ये क्वालिटी आपको काम आएगी। तो डेफिनेटली आप ना, देखिए क्या होता है, हर एक सफल अभ्यर्थी है ना, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता है। वो जैसे मैंने जब जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो मैंने बनाई, जो मेरी मानसिक क्षमता थी, जो मेरी शारीरिक क्षमता थी, उस हिसाब से मैंने बनाई। आप अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता है ना, आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हर एक स्ट्रेटेजी जीतने में कारागार होती है, बशर्ते वो आपके अकॉर्डिंग और एग्जाम के अनुकूल होनी चाहिए, बस, है ना। जी सर, थैंक यू दोस्तों। अब सेशन को समापन करते हैं, 1 मिनट हमारे पास रहता है। तेजपाल जी, आपने समय दिया और मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चन से सबका आपने निराकरण बहुत अच्छे से किया और सभी के लिए यूजफुल रहेगा।
तो दोस्तों तेजपाल जी का आप सबकी ओर से मैं थैंक यू बोल दे रहा हूँ, मेरी ओर से और आप सबकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत समय देने। धन्यवाद सर। और दोस्तों अभी मंडे को नितिन तिवारी जी का रहेगा, जो डिप्टी कलेक्टर हुए इस बार, नितिन तिवारी जी, उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और हम तेजपाल जी से पुनः निवेदन करेंगे, जैसे तेजपाल जी को समय मिलेगा तेजपाल जी फिर पुनः आएंगे, आपके प्रश्न के उत्तर देंगे। तो मंडे को नितिन तिवारी जी का भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीक देखते हैं तेजपाल जी फिर समय देते हैं तो तेजपाल जी को फिर आपके सामने रूबरू जी बिल्कुल बिल्कुल। तेजपाल जी बहुत धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कीजिए। और डायलॉग मंच